friends, how are you? I hope you all are fine and good. I am your social studies teacher Shaheen Qureshi here. Today we will learn about the French Revolution. What is French Revolution? Why is French Revolution? हम लोग इस चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपके NCERT बुक का जो हिस्ट्री का चैप्टर है उसको पढ़ना शुरू करेंगे। इस चैप्टर को हमने कई सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांटा है, जिसकी वजह से उसकी हर एक कमेंट्री एक अपना अलग बेसिस रखती है। और बेसिकली जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो आपको इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसको कंप्लीट करेगा। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम इस फर्स्ट मॉड्यूल में कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन और इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हुए। इसीलिए कई सारे इवेंट्स इस चैप्टर के अंदर है, इसीलिए इसको कई छोटे छोटे मॉड्यूल्स में स्प्लिट किया गया है। हर एक मॉड्यूल की कमेंट्री को ध्यान से पढ़िए और सुनिए, जिससे आपको अपना चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा। और इसके साथ इस पर यानी कि मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइजेस के थ्रू आपका चैप्टर अच्छे से रेडी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। फर्स्ट मॉड्यूल में आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया गया है। सबसे पहले तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रेवोल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज़ रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि कभी कोई गवर्नमेंट को क्या करे, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो कॉमन पीपल्स होते हैं वो उसके अगेंस्ट खड़े होकर उसको क्या करें, ओवरथ्रो कर दें। ठीक है, नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के लिए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या करेंगे, ओवरथ्रो करेंगे, यानी कि उसको अपनी पद से यानी कि उसकी पोस्ट से बिल्कुल हटा देंगे और एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि वो अपने थ्रू जो बनाए हुआ कानून है उसको लेकर आएंगे, रूल्स और रेगुलेशन लेकर आएंगे। इसी को क्या कहते हैं, इसी को रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब हिंदी में क्रांति होता है। क्रांति का मतलब एक ही समय में यानी कि बहुत छोटे से टाइम पीरियड में, टाइम ऑफ जो ड्यूरेशन रहता है, बहुत कम समय में बहुत बड़ा बदलाव लाना, बहुत बड़ा चेंजेस लाना, ये रेवोल्यूशन कहलाता है। चलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम लेट 18th सेंचुरी यूरोप की बात करते हैं। यहाँ ऐसे कई बहुत सारे सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे जो कि इसके कारण बने या वहाँ क्या हुआ, रेवोल्यूशंस हुए। यानी कि सिमिलर इवेंट्स थे, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे कई सिमिलर इवेंट्स थे जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन, यूरोप रेवोल्यूशन। लेकिन जो सबका फैक्टर था यानी कि जो उसका फैक्ट था, जो वजह थी, द कॉमन फैक्टर इन दीज रेवोल्यूशंस वर एंड ऑफ मोनार्की। ठीक है, सारे रेवोल्यूशन के जो वजह थी, ठीक है, रीजंस थे, वो क्या थे, कॉमन फैक्टर्स थे जो कि क्या थे, मोनार्की का एंड। और मोनार्की क्या होती है, मोनार्की होती है डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग, यानी कि जो राजा है उस राज्य का, उसके पास पूरी तरह से हर एक चीज़ के लिए पावर होती थी, जिसके पावर का वो कभी सही भी इस्तेमाल करता और कभी गलत भी। तो इसीलिए वहाँ की जो पब्लिक थी, कॉमन पीपल्स थे, वो बहुत परेशान हो जाया करते थे। तो इसीलिए द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। अब उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, मोनार्की सिस्टम को हटाने के लिए ये लाना चाहते थे। इट ब्रॉट अबाउट अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच द कॉमन पीपल प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट लाना चाहते थे जिसके अंदर क्या किया जाए, कॉमन पीपल को हर एक चीज़ के लिए कॉमन राइट मिल सके और जो जनता है कॉमन पीपल से वो अपना अधिकार जमा सके। इसीलिए जो न्यू कंसेप्ट था, जैसे कि रिपब्लिक बनाना था इन्हें, तो उसके लिए द आइडियाज़ क्या थे इनके न्यू आइडियाज़, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। अब ये तीनों होते क्या हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का मीनिंग क्या है। हम लोग ये तो समझ गए कि ये रिपब्लिक
बनाने के लिए इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। लिबर्टी का मतलब होता है पूरी तरह से फ्रीडम, कह सकते हो आप आज़ादी, जिसकी वजह से क्या होता था कि लोग क्या हो आपस में एक साथ गैदर्ड होकर अपनी आइडियोलॉजी के लिए मांग कर सके, ठीक है। एंड इक्वलिटी का मतलब होता है सबको कॉमन राइट्स मिल सके, समान अधिकार मिल सके, वो अपनी बातों को परफेक्टली सामने कह सके। और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट देना, ठीक है। शेयरिंग एटीट्यूड भी कह सकते हैं आप इसको, सपोर्टिंग एटीट्यूड भी कह सकते हैं, हेल्पिंग एटीट्यूड भी कह सकते हैं। दैट मीन्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। लिबर्टी का मीनिंग आप कॉमन लैंग्वेज में फ्रीडम कह सकते हैं। इक्वलिटी का मीनिंग आप एकता, जो साथ मिलकर काम करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। एंड फ्रेटर्निटी मीनिंग सपोर्टिंग बिहेवियर लाने के लिए इन लोगों ने रेवोल्यूशन क्रिएट किया। द फ्रेंच रेवोल्यूशन लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, पूरे 10 साल चला, ठीक है। इन दिस स्पेन ऑफ 10 ईयर्स, अब ये जो 10 साल का समय था, इस 10 साल के समय में बहुत सारे वायलेंट इवेंट्स हुए और इन्होंने क्या किया, ओवरथ्रो कर दिया, मोनार्की को पूरी तरह से उसकी जगह से हटा दिया और एस्टेब्लिश किया एज ए रिपब्लिक, और पूरी तरह से रिपब्लिक स्टार्ट कर दिया। अब रिपब्लिक भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे जनता का शासन होता या फिर जनता रूल करेगी, ऐसा नहीं है। वहाँ पर वोटिंग सिस्टम रखा गया, जिसकी वजह से क्या होता कि लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते। जैसे कि अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो कौन सी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक। इसी तरह से डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जनता में से जनता के लिए और जनता के द्वारा, ठीक है, जनता के थ्रू। तो हम में से ही चुना जाता। और इस 10 ईयर के जो कार्यकाल में, यानी कि जो टर्म पीरियड था, उसमें जब मोनार्की सिस्टम को ख़त्म किया गया तो इसका हेड भी रिपब्लिक ही चुनती थी, यानी कि जनता ही चुनती। और इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से 10 साल के अंदर फ्रांस को एक रिपब्लिक स्टेट बना दिया। अब कॉमन पीपल्स क्या करते थे, कॉमन पीपल्स अब उसी के खिलाफ, मोनार्की सिस्टम के खिलाफ खड़े होने के बाद जब उसको पूरी तरह से एंड करते तो उसके बाद ही वो रेवोल्यूशन कंप्लीट कर पाते और तो और क्या करते, रिपब्लिक ला पाते, यानी कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट कर सकते। इसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे इवेंट थे जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड में लिखे गए, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और सच सिमिलर इवेंट्स इन द हिस्ट्री। बहुत सारे ऐसे सिमिलर इवेंट्स थे जो हिस्ट्री में आए हैं या हिस्ट्री में हुए हैं। अब जैसा आप जानते हैं, अगर कोई भी रेवोल्यूशन होता है, यानी कि फाइट होती है अपने राइट के लिए, तो वो सब किससे स्टार्ट होती है, वायलेंट इंसिडेंट के थ्रू। ऐसा ही हुआ, द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड विद अ वायलेंट इंसिडेंट in which the revolutionaries attacked a prison known as Bastille and destroyed it। क्या किया गया, एक वायलेंट इंसिडेंट हुआ, मतलब ये भी स्टार्ट हुआ, यानी कि कौन से, जो रेवोल्यूशनरीज थे। रेवोल्यूशनरीज कौन होते हैं, रेवोल्यूशनरीज वो होते हैं जो इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। उन्होंने एक बेस्टाइल को क्या किया, प्रिजन था, एक कैद खाना था, जिसको क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया, डिस्ट्रॉयड कर दिया, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट मॉड्यूल यहीं पूरा होता है। इस मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि किस तरह से बहुत सारे पार्ट्स क्रिएट हुए, किस तरह से बहुत सारे इवेंट्स हुए और उन इवेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और तो और उस का इम्पैक्ट क्या पड़ा। ये आपका इंट्रोडक्टरी और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे स्टार्टिंग के, ये सब कुछ इस के अंदर पूरे कंप्लीट हुए हैं। अब इस नेक्स्ट मॉड्यूल को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे हाउ द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड, किस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, इट्स चेन्स ऑफ इवेंट्स, इसकी जो इवेंट्स की चेन थी, यानी कि ऐसा होता है कि एक बार कुछ चीज़ स्टार्ट हुई तो वो रुकती नहीं है, धीरे धीरे जब वो उसको प्रोसेसिंग में आती है तो उसके साथ साथ कई इवेंट्स भी हो गए थे, ठीक है। एंड लास्ट जो होगा
वो उसका इफ़ेक्ट होगा कि जब ये इवेंट कंप्लीट हुआ तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा। आई होप आपको फर्स्ट मॉड्यूल अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए हम अपना सेकंड मॉड्यूल कंटिन्यू। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया, जो इसके मेन पॉइंट्स थे उसको हमने समझा, और फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब इसमें मीनिंग समझा। फर्स्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट किया। चलें अब हम लोग सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं, और सेकंड मॉड्यूल क्या पढ़ेंगे, हाउ रेवोल्यूशन स्टार्टेड। ये स्टार्ट हुआ इन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789। कहाँ पर स्टार्ट हुआ, द सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस में स्टार्ट हुआ 14 जुलाई 1789 की सुबह में। जो वहाँ के लोग थे, ठीक है, पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म, यानी कि वहाँ के लोग बहुत परेशान थे। वाई, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी एंड ऑक्यूपाई इट। और क्या किया, ऑर्डर दिया कि सिटी में पूरा ट्रूप जो होता है सैनिकों का जो झुंड होता है, पूरी आर्मी को कमांड दिया कि चलो जाओ और सिटी में घुसो और क्या कर लो, उसको ऑक्यूपाई कर लो। तो उस समय यानी कि एट दैट टाइम रूमर स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। और एक अफवाह फैली उस टाइम पर कि राजा ने, जो मोनार्कियल सिस्टम था, लुईस 16 जो उस समय का राजा था, उसने ये ऑर्डर दिया किंग ने कि जाओ अपनी आर्मी को के और ओपन फायर कर दो। जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, जो उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, मोनार्कियल सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, उन लोगों को क्या करें, ओपन फायर कर दें। और जब ऐसा कुछ होता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं, यानी कि उस सिटी के या स्टेट के लोग बहुत परेशान हो गए, और उस रूमर को लेकर वो बहुत ही एक्टिव हो गए, एंगेज्ड हो गए, और इन्होंने क्या किया कि उसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए अपने आप को और मजबूत बनाया। स्ट्रॉन्ग करने के बाद जो र्यूमर फैली हुई थी, क्योंकि ओपन फायर का मतलब है बिना किसी को जाने, या जो भी राजा के खिलाफ खड़ा होता है, इसके अगेंस्ट खड़े होता है, उसको गोली से मार दिया जाए। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall. टाउन हॉल के पास 7,000 मैन एंड वुमेन इकट्ठे हुए और डिसाइड किया कि वो एक पीपल्स के मिलिटिया बनाएंगे। व्हाट इज़ मिलिटिया? मिलिटिया मिलिट्री को कहते हैं, जो कि आर्मी होती है। लोगों ने, कॉमन पीपल्स ने ये किया कि हम लोग एक आर्मी बनाएंगे, और इसके लिए इनको ज़रूरत थी बहुत सारे आर्म्स की। तो दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स, और अपने आर्म्स को खोजने के लिए, अपने हथियारों को, अपने शस्त्र को ढूंढने के लिए इन लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को क्या किया, डिस्ट्रॉयड कर दिया। और अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड द सिटी, और कुछ हज़ारों सौ लोग इकट्ठे होकर गैदर्ड हुए और मार्च निकाला, सिटी की तरफ बढ़े। और क्या किया, स्टॉर्म द फोर्टेस प्रिजन द बेस्टाइल, और बेस्टाइल में घुस गए। बेस्टाइल क्या था, व्हाट इज़ बेस्टाइल? बेस्टाइल वो जगह थी जहाँ पर राजा बेकसूर लोगों को बंद करके रखा करता था, यानी कि एक तरह का जेल था। और उसके बाद इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल, इसी लड़ाई के दौरान जो कमांडर था बेस्टाइल का, ही वॉज किल्ड, वो मारा गया। एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, और जो लोग कॉमन पीपल्स से जो उसके खिलाफ खड़े हुए थे, उन लोगों ने, जो प्रिजनर्स थे, उन्हें छुड़ा लिया। हालांकि इतना नहीं था, तो देवर ओनली 7 ऑफ देम, सिर्फ और सिर्फ 7 लोग थे। अब द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। वाई? बेस्टाइल से बहुत ज़्यादा हेट करते थे लोग। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी, वो पूरी पावर को दिखाती थी। जो रूल था राजा का उस टाइम पे, किंग का, डेस्पोटिक पावर कहलाई जाती थी। और वो पावर ऐसी थी कि किंग के अगेंस्ट कोई भी खड़े होने वाला इंसान अगर होता था
चाहे कॉमन पर्सन हो चाहे कोई भी हो, तो उसको क्या किया जाता था, उसको इम्प्रिजन कर लिया जाता था, यानी कि कैदी बना लिया जाता था और कैद में डालकर उसे मारा जाता या ऐसी सज़ा सुनाई जाती थी जिसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इसी तरह से इन लोगों ने अपने आप को कंटिन्यू रखा और इस इवेंट्स को बढ़ाया और बेस्टाइल को पूरी तरह से इन लोगों ने इम्प्रिजन करने के बाद जो प्रिजनर्स थे, बंदी बनाए गए लोग थे, उनको रिलीव करने के बाद, फ्री करने के बाद क्या किया, उन लोगों ने बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय क्यों किया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा पर्सन हो कि उनके लिए जो कॉमन पीपल्स हैं उनको वहाँ कैद किया जाए। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से उन लोगों ने बेस्टाइल को डिस्ट्रॉयड किया। और जो फोर्ट्रेस के डेमोलाइज्ड पार्ट थे, यानी कि स्टोन फ्रैगमेंट्स थे, उन्हें क्या किया, उनको मार्केट में सोल्ड किया गया। ठीक है, क्यों किया गया? सोल्ड इसलिए किया गया क्योंकि जिनकी इच्छा थी वो लोग क्या चाहते थे कि ये एक सोवेनियर के रूप में, यानी कि जो डिस्ट्रक्शन इन्होंने किया था उसके एक पहचान के रूप में मौजूद रहे मार्केट में और सोल्ड कर दिए गए, ताकि स्टोन फ्रैगमेंट्स भी अगर सही रहे तो लोगों को ये याद रहेगा कि किस तरह से बेस्टाइल डिस्ट्रॉयड किया गया था। और The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. जैसे जैसे समय बीतता गया बहुत ज़्यादा रिट्रियोटिंग होता गया, यानी कि वायलेंट फैलता गया, बहुत सारे पीपल्स वहाँ ख़त्म होने लगे। मोस्ट ऑफ पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, क्योंकि वहाँ पर जो किंग था उसने जो ब्रेड खाने के लिए तो इंसान लड़ेगा ही ना, तो इसीलिए जब वहाँ के जो कॉमन पीपल से कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के लिए। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मोस्ट हिस्टोरियंस, कई हिस्टोरियंस के थ्रू ये कहा जाता है कि ये जो बेस्टाइल के डिस्ट्रॉयड होना है या ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्ट होना है, ये एक बिगिनिंग मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है किसकी? चेन ऑफ इवेंट्स की, यानी कि इन इवेंट्स की जो वायलेंस के थ्रू अल्टीमेट एग्जीक्यूशन था किंग का, राजा का जो राजपाट था, इसको ख़त्म करने के लिए जो चेन थी, ये इस इवेंट को माना जाता था कि ये इसकी बिगनिंग है, शुरुआत थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। इसीलिए कहा जाता है अकॉर्डिंग टू मोस्ट हिस्टोरियंस इट वॉज द बिगनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स that ultimately led to the execution of the king in France. So ये था आपका फर्स्ट मॉड्यूल का इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ। अब सेकंड मॉड्यूल के अंदर हमने पढ़ा कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। Let's do a quick revision. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to go form of People's Militia. They break into a number of government buildings in search of arms. A group of several hundred people marched towards the city and stormed the fortress prisons, the Bastille. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released. Though there were only 7 of them, the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its some stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction.
The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. According to most historians, it was the beginning of chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. So students, ये था आपका सेकेंड मॉड्यूल में हमने जाना कि हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट, व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से थे। जैसा कि हमने पढ़ा 17 जुलाई 1789 को इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से पेरिस सिटी के अंदर ये लोग परेशान थे और राजा ने किस तरह से अपने ट्रूप को क्या ऑर्डर दिया कि वो सिटी में जाए और उसको ऑक्यूपाई कर ले। और र्यूमर फैली कि क्या करना चाहिए, स्प्रेड, मतलब र्यूमर स्प्रेड हो गई दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। जो वहाँ के लोग थे उन पर क्या किया जाए, ओपन फायर किया जाए। सम 7000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड हुए, कहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ हॉल, टाउन हॉल, और डिसाइड क्या किया, पीपल्स मिलिटिया के टू मेक पीपल्स मिलिटिया, के पीपल्स की क्या बनाएंगे, मिलिटिया बनाएंगे। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने आर्म्स की कंडीशन को लेकर या फिर अपने आर्म्स को लेकर के उन्हें आर्म्स की ज़रूरत थी फाइट करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको डिस्ट्रॉयड कर दिया। एंड देन क्या किया कि जो कुछ लोग थे उनमें से क्या किए, मार्च किए और कहाँ चले गए, सिटी के अंदर, और क्या किया, बेस्टाइल को तोड़ दिया। और बेस्टाइल को तोड़ने मतलब जब बेस्टाइल के लिए जो वायलेंट इंसिडेंट क्रिएट हो रहा था उस टाइम पर, तो उसी के दौरान फाइट करते करते जो बेस्टाइल का कमांडर था वो भी मारा गया और ही वॉज किल्ड। एंड जो इम्प्रेसन थे यानी कि जो कैदी थी उनको क्या किया गया, रिलीज किया गया, जबकि वो सम ऑफ 7 ऑफ देम, ओनली 7 थे, लेकिन उनको वहाँ से छुड़ाया गया। एंड देन लास्ट में जो क्या होता है कि धीरे धीरे ये पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है वायलेंट इंसिडेंट और बहुत ही ज़्यादा रिट्रियोटिंग होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये बढ़ता जाता है। और कई लोग उस समय राजा मतलब उनसे बदला लेने के लिए, उन्हें मज़ा चखाने के लिए क्या करता, जो प्राइस थी ब्रेड की उनको इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से उसके खिलाफ भी लोग खड़े हो गए और क्या करने लगे, पीपल्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट विथ हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, यानी कि जो ब्रेड की प्राइस थी वो हाई हो गई थी, बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो उसके खिलाफ भी, उसके लिए भी प्रोटेस्ट करने लगे। एंड द लास्ट ये कहा जाता है, मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि ये बिगिनिंग हो सकती है और बिगिनिंग मानी जाती है एक तरह से किसकी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग की। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड मॉड्यूल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम थर्ड मॉड्यूल अपनी इसी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलें हम स्टूडेंट्स, हम लोग अपना फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया, जो इसके मेन पॉइंट्स थे उसको हमने समझा, और फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब इसमें मीनिंग समझा, फर्स्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट किया। चलें अब हम लोग सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं, और सेकंड मॉड्यूल में क्या पढ़ेंगे, हाउ रेवोल्यूशन स्टार्टेड। ये स्टार्ट हुआ इन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789। कहाँ पर स्टार्ट हुआ, द सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस में स्टार्ट हुआ 14 जुलाई 1789 की सुबह में। जो वहाँ के लोग थे, ठीक है, पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म, यानी कि वहाँ के लोग बहुत परेशान थे। वाई, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी एंड ऑक्यूपाई इट, और क्या किया, ऑर्डर दिया
के सिटी में पूरा ट्रूप होता है, सैनिकों का जो झुंड होता है, पूरी आर्मी को कमांड दिया कि चलो जाओ और सिटी में घुसो और क्या कर लो, उसको ऑक्यूपाई कर लो। तो उस समय यानी कि एट दैट टाइम र्यूमर स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। और एक अफवाह फैली उस टाइम पर कि राजा ने, जो मोनार्कियल सिस्टम था, लुईस 16 जो उस समय का राजा था, उसने ये ऑर्डर दिया किंग ने कि जाओ अपनी आर्मी को के और ओपन फायर कर दो। जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, जो उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, मोनार्कियल सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, उन लोगों को क्या करें, ओपन फायर कर दें। और जब ऐसा कुछ होता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं, यानी कि उस सिटी के या स्टेट के लोग बहुत परेशान हो गए और उस रूमर को लेकर वो बहुत ही एक्टिव हो गए, एंगेज्ड हो गए। और इन्होंने क्या किया कि उसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए अपने आप को और मजबूत बनाया। स्ट्रॉन्ग करने के बाद जो र्यूमर फैली हुई थी, क्योंकि ओपन फायर का मतलब है बिना किसी को जाने या जो भी राजा के खिलाफ खड़ा होता है, इसके अगेंस्ट खड़े होता है, उसको गोली से मार दिया जाए। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall. टाउन हॉल के पास 7,000 मैन एंड वुमेन इकट्ठे हुए और डिसाइड किया कि वो एक पीपल्स की मिलिटिया बनाएंगे। व्हाट इज़ मिलिटिया? मिलिटिया मिलिट्री को कहते हैं, जो कि आर्मी होती है। लोगों ने, कॉमन पीपल्स ने ये किया कि हम लोग एक आर्मी बनाएंगे और इसके लिए इनको ज़रूरत थी बहुत सारे आर्म्स की। तो दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। और अपने आर्म्स को खोजने के लिए, अपने हथियारों को, अपने शस्त्र को ढूंढने के लिए इन लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को क्या किया, डिस्ट्रॉयड कर दिया। और अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड द सिटी। और कुछ हज़ारों लोग इकट्ठे होकर गैदर्ड हुए और मार्च निकाला, सिटी की तरफ बढ़े। और क्या किया, स्टॉर्म द फोर्टेस प्रिजन द बेस्टाइल, और बेस्टाइल में घुस गए। बेस्टाइल क्या था? व्हाट इज़ बेस्टाइल? बेस्टाइल वो जगह थी जहाँ पर राजा बेकसूर लोगों को बंद करके रखा करता था, यानी कि एक तरह का जेल था। और उसके बाद इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल, इसी लड़ाई के दौरान जो कमांडर था बेस्टाइल का, ही वॉज किल्ड, वो मारा गया। एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, और जो लोग कॉमन पीपल्स से जो उसके खिलाफ खड़े हुए थे, उन लोगों ने, जो प्रिजनर्स थे, उन्हें छुड़ा लिया। हालांकि इतना नहीं था, तो देवर ओनली 7 ऑफ देम, सिर्फ और सिर्फ 7 लोग थे। अब द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। वाई? बेस्टाइल से बहुत ज़्यादा हेट करते थे लोग। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी, वो पूरी पावर को दिखाती थी। जो रूल था राजा का उस टाइम पे, किंग का, डेस्पोटिक पावर कहलाई जाती थी। और वो पावर ऐसी थी कि किंग के अगेंस्ट कोई भी खड़े होने वाला इंसान अगर होता था, चाहे कॉमन पर्सन हो चाहे कोई भी हो, तो उसको क्या किया जाता था, उसको इम्प्रिजन कर लिया जाता था, यानी कि कैदी बना लिया जाता था और कैद में डालकर उसे मारा जाता या ऐसी सज़ा सुनाई जाती थी जिसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इसी तरह से इन लोगों ने अपने आप को कंटिन्यू रखा और इस इवेंट्स को बढ़ाया। और बेस्टाइल को पूरी तरह से इन लोगों ने इम्प्रिजन करने के बाद, जो प्रिजनर्स थे, बंदी बनाए गए लोग थे, उनको रिलीव करने के बाद, फ्री करने के बाद क्या किया, उन लोगों ने बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय क्यों किया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा पर्सन हो कि उनके लिए, जो कॉमन पीपल्स हैं, उनको वहाँ कैद किया जाए। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से उन लोगों ने बेस्टाइल को डिस्ट्रॉयड किया। और जो फोर्टेस के डेमोलाइज्ड पार्ट थे, यानी कि स्टोन फ्रैगमेंट्स थे, उन्हें क्या किया, उनको मार्केट में सोल्ड किया गया। ठीक है, क्यों किया गया? सोल्ड इसलिए किया गया क्योंकि
जिनकी इच्छा थी, वो लोग क्या चाहते थे कि ये एक सोवेनियर के रूप में, यानी कि जो डिस्ट्रक्शन इन्होंने किया था उसके एक पहचान के रूप में मौजूद रहे मार्केट में और सोल्ड कर दिए गए, ताकि स्टोन फ्रेगमेंट्स भी अगर सही रहे तो लोगों को ये याद रहेगा कि किस तरह से बेस्टाइल डिस्ट्रॉयड किया गया था। और द डेज दैट फॉलोड सो मोर रियोटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। जैसे जैसे समय बीतता गया बहुत ज़्यादा रिट्रियोटिंग होता गया, यानी कि वायलेंट फैलता गया, बहुत सारे पीपल्स वहाँ खत्म होने लगे। मोस्ट ऑफ पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, क्योंकि वहाँ पर जो किंग था उसने जो ब्रेड खाने के लिए तो इंसान लड़ेगा ही ना, तो इसीलिए जब वहाँ के जो कॉमन पीपल से कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के लिए, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मोस्ट हिस्टोरियंस, कई हिस्टोरियंस के थ्रू ये कहा जाता है कि ये जो बेस्टाइल के डिस्ट्रॉयड होना है या ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्ट होना है, ये एक बिगिनिंग मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है किसकी, चेन ऑफ इवेंट्स की, यानी कि इन इवेंट्स की जो वायलेंस के थ्रू अल्टीमेट एग्जीक्यूशन था, किंग का, राजा का जो राजपाट था, इसको ख़त्म करने के लिए जो चेन थी, ये इस इवेंट को माना जाता था कि ये इसकी बिगनिंग है, शुरुआत थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। इसीलिए कहा जाता है अकॉर्डिंग टू मोस्ट हिस्टोरियंस इट वाज द बिगनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स that ultimately led to the execution of the king in France. So ये था आपका फर्स्ट मॉड्यूल का इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ। अब सेकंड मॉड्यूल के अंदर हमने पढ़ा कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। लेट्स डू अ क्विक रिविजन। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to go form of people's militia. They break into a number of government buildings in search of arms. A group of several hundred people marched towards the city and stormed the fortress prisons, the Bastille. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released. Though there were only 7 of them, the Bastille was hated by all because it is stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its some stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. According to most historians, it was the beginning of chain of events that ultimately led to the execution of the king in फ्रांस। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका सेकेंड मॉड्यूल में हमने जाना कि हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट, व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से थे। जैसा कि हमने पढ़ा 17 जुलाई 1789 को इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से पेरिस सिटी के अंदर ये लोग परेशान थे और राजा ने किस तरह से अपने ट्रूप को क्या ऑर्डर दिया कि वो सिटी में जाए और उसको ऑक्यूपाई कर ले। और र्यूमर फैली कि क्या करना चाहिए, स्प्रेड
मतलब र्यूमर स्प्रेड हो गई दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। जो वहाँ के लोग थे उन पर क्या किया जाए, ओपन फायर किया जाए। सम 7000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड हुए, कहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ हॉल, टाउन हॉल, और डिसाइड क्या किया, पीपल्स मिलिटिया के टू मेक पीपल्स मिलिटिया, के पीपल्स की क्या बनाएंगे, मिलिटिया बनाएंगे। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने आर्म्स की कंडीशन को लेकर या फिर अपने आर्म्स को लेकर के उन्हें आर्म्स की ज़रूरत थी फाइट करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको डिस्ट्रॉयड कर दिया। एंड देन क्या किया कि जो कुछ लोग थे उनमें से क्या किए, मार्च किए और कहाँ चले गए, सिटी के अंदर, और क्या किया, बेस्टाइल को तोड़ दिया। और बेस्टाइल को तोड़ने मतलब जब बेस्टाइल के लिए जो वायलेंट इंसिडेंट क्रिएट हो रहा था उस टाइम पर, तो उसी के दौरान फाइट करते करते जो बेस्टाइल का कमांडर था वो भी मारा गया और ही वॉज किल्ड। एंड जो इम्प्रेसन थे यानी कि जो कैदी थी उनको क्या किया गया, रिलीज किया गया, जबकि वो सेवन ऑफ देम, ओनली 7 थे, लेकिन उनको वहाँ से छुड़ाया गया। एंड देन लास्ट में जो क्या होता है कि धीरे धीरे ये पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है वायलेंट इंसिडेंट, और बहुत ही ज़्यादा रिट्रियोटिंग होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये बढ़ता जाता है। और कई लोग उस समय राजा मतलब उनसे बदला लेने के लिए, उन्हें मज़ा चखाने के लिए क्या करता, जो प्राइस थी ब्रेड की उनको इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से उसके खिलाफ भी लोग खड़े हो गए और क्या करने लगे, पीपल्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट विथ हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, यानी कि जो ब्रेड की प्राइस थी वो हाई हो गई थी, बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो उसके खिलाफ भी, उसके लिए भी प्रोटेस्ट करने लगे। एंड द लास्ट ये कहा जाता है, मोस्ट ऑफ द स्टोरियंस क्या कहते हैं कि ये बिगिनिंग हो सकती है और बिगिनिंग मानी जाती है एक तरह से किसकी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग की। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड मॉड्यूल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम थर्ड मॉड्यूल अपनी इसी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलें, हम स्टूडेंट्स अपना फर्स्ट एंड सेकेंड मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है, दैट वाज डन। हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम वही फ्रेंच रेवोल्यूशन का थर्ड मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। इस मॉड्यूल में फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, जो फॉलोइंग टॉपिक दे रखा है उसको डिस्कस करेंगे। और लेट 18th सेंचुरी के अंदर जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो किस तरह की थी। अब फ्रांस की बात, पेरिस की बात चल रही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की ही बात चल रही है, तो फ्रेंच सोसाइटी के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही आपका आज का मॉड्यूल है। लेट 18th सेंचुरी में जो फ्रांस था वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है, ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि इसी की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो उस समय उसका हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता था, किंग हुआ करता था। सिंस अर्ली मॉडर्न पीरियड फ्रांस में जो मोनार्कियल सिस्टम का हेड था वो बर्बन फैमिली का राज था। उस टाइम पर जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, वो बर्बन फैमिली के थे। तो उसी टाइम लुई 16 इन 1774 में क्या किया गया, बर्बन फैमिली के ही किंग थे ये, उनको असेंड किया गया थ्रोन के लिए, यानी कि राजगद्दी पर बिठाया गया, राजा बना दिया गया। ही वॉज 20 years old, had married to the Austrian princess मारिया एंटोनेट, ठीक है। और क्या किया गया, जब वो 20 साल के थे तो उनकी शादी हो गई एक ऑस्ट्रियन रानी से। अपॉन हिज एक्सेसेंस, जब वो राजा बना यानी कि फ्रांस का किंग बना, तो उस वक्त यानी कि उस पीरियड में जो फ्रांस की कंडीशन थी यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो बिल्कुल ख़राब थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, और राजा का जो ट्रेजरी थी वो बिल्कुल ख़त्म थी, यानी कि राजा की क्या, राजा की किंगडम की, ठीक है, जो कि फ्रांस थी।
वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और इसके सेवरल रीजंस से, जिसकी वजह से पूरी ट्रेजरी ख़त्म हो चुकी थी, एम्प्टी थी। तो इसका जो फर्स्ट रीजन है वो ये था, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे पहले क्रिएट किस लिए हुई? क्योंकि प्रोलॉन्ग ईयर्स फ्रांस जो था वो किस में पार्टिसिपेट कर रहा था, किस में एंगेज था? वो वॉर में एंगेज था। अब वॉर के अंदर उन्हें खूब सारा पैसा भी चाहिए और प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है, बहुत सारे मैन्स एंड पीपल्स का भी लॉस होता है, ठीक है। लाइव्स, प्रॉपर्टी सब क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग ईयर्स वॉर को यूज़ करने के लिए या वॉर में शामिल होने के वजह से इनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज खत्म हो गई थी। एंड द सेकेंड रीज़न ऑफ दिस एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेलेस। जो राजा का महल था वो वर्सेलेस के अंदर था और उसका जो कोर्ट था वो भी बहुत एक्सपेंसिव मेंटेनिंग क्रिएट करता था, यानी कि जो उसके राजा के महल के रख रखाव के लिए, मेंटेनिंग के लिए जो कॉस्ट लगाया जाता था वो बहुत ही ज़्यादा होता था। और राजा का, जो किंग का लाइफ स्टाइल था वो एक्स्ट्रावेगेंट था, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग यूज़ किया जाता था। और जो वर्सेलेस था, यानी कि जो उसका राजा का पैलेस था, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा क्या किया जाता था? मेंटेनिंग में बहुत कॉस्ट, हैवी अमाउंट ऑफ किंगडम ट्रेजेडी। जो ट्रेजरी थी, यानी कि जो खजाना था किंगडम का, उसके अंदर से एक भारी हिस्सा किसको मेंटेन करने में लगा दिया जाता था? वो पैलेस को मेंटेन करने के लिए और किंग का कोर्ट मेंटेन करने के लिए लगा दिया जाता था। तो फर्स्टली क्या था? प्रोलॉन्ग वॉर्स एंड सेकेंडली एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रावेगेंट। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस ने क्या किया? लुई 16 ने अपने आप को बचाने के लिए 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को क्या किया? टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब दोनों के जो एनिमी थे वो कॉमन थे, ब्रिटेन, और उसके लिए उसने क्या किया? 13 कॉलोनीज़ को अमेरिका की हेल्प की। और उसके बाद उसका जो द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन ऑफ लिवर्स, और उस वॉर में उनके कम से कम 200 लिवर्स लग गए, ठीक है। लिवर्स कौन क्या था? उस समय की करेंसी थी, यूनिट ऑफ करेंसी दैट वाज इन सर्कुलेशन इन फ्रांस इन द 18th century. It was thus discontinued in 1794 और was no longer in use। मतलब जब वॉर के टाइम पर और कॉलोनीज़ के टाइम पर उनको पैसा ख़त्म हो गया, तो अब जो लैंडर्स थे, यानी कि जिसने उनको क्रेडिट दिया था, उन्होंने हैवी इंटरेस्ट चार्ज करने लगे। कम से कम वो कितना? लैंडर्स हु गैव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू 10% इंटरेस्ट। अब ये क्या हो गया था? फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी वो मजबूर हो गई थी, ठीक है, किस चीज़ के लिए? स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। एंड देन जो 13 कॉलोनीज़ को मदद की थी, उसकी जो लिबरेस थी, ठीक है। अब पैसा भी लगता है, चाहे वॉर के अंदर तो क्या होता है? बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। और नेक्स्ट क्या हुआ कि लैंडर्स ने जो पैसा, अब वक्त का फ़ायदा सबने उठाया। उस समय क्या किया गया? जो इनको बजट बैठा था उसके लिए, उसको जो बजट किंगडम के लिए होता था वो उसको, उस बजट को बढ़ाने के लिए वो अपने पेमेंट्स पर हैवी इंटरेस्ट लेने लगे। और इससे क्या होता गया? जो कॉमन पीपल्स थे वो और ज़्यादा परेशान होने लगे। यानी कि राजा ने, किंग ने तो क्या किया?
अपनी प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन जो टैक्सेस थे वो किस पर चार्ज कर दिए, वो कॉमन पीपल्स पर चार्ज कर दिए। तो टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices and universities, अब सभी चीज़ को चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, किंगडम की। और किंग की मतलब किंगडम के अंदर जितने भी रेगुलर एक्सपेंसेस थे उनको मेंटेन करने के लिए इनके पास पैसा नहीं बचा था, और उसको मेंटेन करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ा, हैवी इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी बट इवन दिस मीजर वॉज नॉट सफिशिएंट, फिर भी खजाना इनफ नहीं हो सका अपने किंगडम को पूरी तरह से चलाने के लिए। मतलब इतना हैवी अमाउंट ऑफ चार्जेस ले रहे थे, हैवी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे थे, उसके बावजूद भी पूरा ट्रेजरी कंप्लीट नहीं हुई। अब समझते हैं द फ्रेंच सोसाइटी को 18th सेंचुरी में किस तरह से डिवाइड किया गया था। इन लोगों ने 3 एस्टेट्स में डिवाइड किया गया था, लेकिन इनके अंदर जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट थी उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, ठीक है। ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट पेड टैक्सेस। तो 2 सोसाइटीज़ तो इनकी क्या थी, बिल्कुल टैक्स फ्री थी, उन्हें टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता था। अब किस तरह से इन्होंने सोसाइटी को बांटा था। जो फर्स्ट एस्टेट थी उसके अंदर क्या था, फर्स्ट जो थे वो क्लर्जी थे, ठीक है। क्लर्जी कौन होते हैं, प्रीस्ट वगैरह जो कि चर्च में काम करते हैं। सेकेंड एस्टेट कौन सी थी, नोबिलिटीज़ जो राजा के परिवार से बिलोंग करते थे। थर्ड एस्टेट कौन सी थी, थर्ड एस्टेट थी पीजेंट, लेबरर्स, आर्टिसंस, बिजनेसमैन, लॉयर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा। फर्स्ट एस्टेट जो थी, मैं अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ, वो थे क्लर्जीज। सेकेंड एस्टेट कौन थे, नोबिलिटीज़। थर्ड एस्टेट कौन थे, पीजेंट्स, लेबर्स, आर्टिसंस, बिजनेसमैन, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये सब थर्ड एस्टेट में। तो ये बताएं टैक्सेस कौन से स्टेट पे करती थी। बिल्कुल जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, ओनली थर्ड एस्टेट को क्या करना पड़ता था, पे करना पड़ता था, ठीक है, टैक्सेस पे करना। चलिए हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग असेंड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। राजा के टाइम पर यानी कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करने वाले लुइस 16 को 1774 में राजा बनाया गया। और जब वो राजगद्दी पर यानी कि थ्रोनिंग हुआ उनका, ठीक है, क्राउंड हुआ, तो उस समय किंग ने क्या पाया कि उसकी खजाना, उसकी ट्रेजरी बिल्कुल एम्प्टी है। और इसके सेवरल रीजंस थे जो हम फर्स्टली जो क्या था हमने अभी अब पढ़ा। फर्स्ट रीज़न क्या था, इसकी प्रोलॉन्ग ईयर्स से फ्रांस क्या था, वॉर में एंगेज था, जिसकी वजह से उस वॉर में बहुत सारा जो किंगडम का ट्रेजरी था वो बिल्कुल ट्रेजर उसके अंदर लगाया जा चुका था, जिसकी वजह से फाइनेंशियल रिसोर्सेस कम हो गई थी। और जो पैलेस ऑफ वर्सल्स था उसको मेंटेनिंग करने में और उसके एक्स्ट्रा वैगेंट जो था, खर्च जो था, लाइफ स्टाइल थी राजा की, वो बिल्कुल अलग थी और बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने की वजह से वो वहाँ पर हैवी अमाउंट ऑफ ट्रेजरी वहाँ यूज़ करता था, उसके मेंटेनिंग के लिए खर्च किया करता था। एंड देन नेक्स्ट ऑफ देम लुइस 16 जब राजा था तो उसने अमेरिकन कॉलोनीज़ को क्या किया, हेल्प किया और ब्रिटेन के खिलाफ खड़े हुए, जो कि उनका कॉमन एनिमी था। एंड देन जो पैसा लगा तो उसके लिवरेज मीन्स वहाँ की करेंसी, उसके चार्जेस बढ़ गए और ख़त्म होने लगे क्योंकि बहुत सारा पैसा दे दिया था। तो जो लैंडर्स थे जिसने क्रेडिट दिया था उन्होंने 10% इंटरेस्ट और बढ़ा दिया और गवर्नमेंट अब मजबूर हो गई थी कि उसे बजट के अंदर क्या करना था, जो परसेंटेज ऑफ इट्स बजट्स ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन, यानी कि एक ही रास्ता इनके पास बचा था
कि इनको जो बजट है उस पर इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं पहला रीज़न क्या था। फ्रांस बहुत लंबे समय तक एंगेज रहा वॉर्स में, जिसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेस खत्म हो गई। सेकंड जो था पैलेस था, जो पैलेस ऑफ वर्साइल्स था उसको मेंटेनिंग करने में और राजा के एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट के अंदर जो इमेंस होता था उसके अंदर खर्च होने लगा। एंड देन अमेरिकन कॉलोनीज़ के अंदर क्या किया कि इसको अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो इनका कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, उसके खिलाफ उसने उसकी मदद की। और क्या किया, जो लैंडर्स थे उन लोगों ने क्या किया, जब करेंसी ख़त्म होने लगी इनके पास तो उन्होंने जो लोन्स दिए थे उस पर हैवी अमाउंट ऑफ चार्ज इंटरेस्ट लगाने लगे और इनको क्या करना पड़ रहा था, मजबूरी में वो सब कुछ पे करना पड़ रहा था। फ्रेंच गवर्नमेंट बहुत ही ऑब्लाइग्ड हो गई थी टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट। और जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे जैसे कि आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को चलाना, गवर्नमेंट ऑफिसेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, तो उसके लिए क्या करना पड़ा, इनको फोर्सफुली अपने टैक्सेस को इंक्रीज़ करना पड़ा, जिसकी वजह से इनको बहुत अमाउंट मिला, लेकिन वो भी इनफ नहीं था कि उसकी ट्रेजरी को भर सके। ठीक है, बट इवन दिस मीजर वॉज नॉट सफिशेंट, बिल्कुल भी सफिशेंट नहीं था। अब फ्रेंच सोसाइटी किस तरह से डिवाइड की गई, जैसे कि हमने मॉड्यूल में आगे समझा था कि इनको थ्री एस्टेट्स में डिवाइड किया गया और ओनली दोज पीपल हु बिलोंग टू थर्ड एस्टेट हु पेड टैक्सेस। जो थर्ड एस्टेट से बिलोंग करते थे सिर्फ उन्हें ही पेड करना पड़ता था। ठीक है, टैक्स देना पड़ता था। फर्स्ट क्लर्जीज थे, सेकंड नोबिलिटीज थे, थर्ड पीजेंट्स, छोटे किसान होते हैं जो किसी और की ज़मीन पर काम करते हैं, लेबरर्स, आर्टिसंस, बिजनेसमैन, लॉयर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा। और टैक्सेस कौन पे करता था, टैक्सेस जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे सिर्फ वही पे करते थे। सो नाउ लेट्स डू रिविजन। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. Upon his accession, the new king found an empty treasury. The reason for this were: first, long years of war had drained the financial resources of France. Added to this was the cost of maintaining and extravagant court of the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from their common enemy, Britain. The war added more than $1 billion of livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans. So, the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. To meet its regular expenses, the state was forced to increase taxes. But even this measure was not sufficient. The French society in the 18th century was divided into 3 states, and only members of the third states paid taxes. The 3 states were: first, clergy; second, that nobilities; third, peasants;
लेबर्स, आर्टिसंस, बिजनेसमैन, लॉयर्स, डॉग सिटर्स। ठीक है, सो दीज आर द 3 एस्टेट्स। आपका ये मॉड्यूल यहीं कंप्लीट होता है। इसी तरह हम अपने सभी मॉड्यूल्स कंप्लीट करेंगे और आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा और आप इसको अच्छे से समझिए। और इसके साथ अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो आप इस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर सकते हैं।